एक बार बजाज फाइनेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर बढ़त तो सुबह से ही थी, लेकिन अब एक एक्सटेंडेड मूव आया है और एक सडन मूव के साथ ही अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। 3.5% के गेंस देखे जा रहे हैं बजाज फाइनेंस में और पिछले 2 महीने में स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर ये रहा भी है। लेकिन एक और पॉकेट है जो आज सुबह से स्ट्रेंथ दिखा रही है, जिसका जिक्र भी किया डिम्पी ने अब से थोड़ी देर पहले, वो है आईटी। आप देखिए इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एक अच्छी मजबूती इस पूरे ही स्पेस में देखी भी जा रही है और ट्रिगर है बायबैक का। सुबह सुबह खबर आई कि टीसीएस 20 फरवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में बायबैक की अनाउंसमेंट कर सकता है और एक्सपर्ट्स मानते हैं अगर ऐसा हुआ तो एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है और बड़े आईटी प्लेयर्स भी इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बायबैक के साथ साथ एक और कंसर्न है, वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की आउटसोर्सिंग पॉलिसीज क्या होंगी, इसको लेकर एक बड़ा ओवरहैंग इस पूरे ही सेक्टर पर है। लेकिन नैस्कॉम के चेयरमैन सीपी गुरनानी से एक खास बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई बात नहीं कही अब तक जिससे भारतीय आईटी कंपनी को चिंता करने की जरूरत है। क्या कहा उन्होंने, सुन लेते हैं। सर, ट्रम्प गवर्नमेंट आने के बाद क्या इस बात का वेट किया जा रहा है कि उनके अगले स्टेप्स क्या होंगे? इन सब चीजों का अभी तक इवैल्यूएशन हो रहा है या उसको किस तरह से देखते हैं अभी इंडस्ट्री को लेकर, खासतौर पर आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो? देखिए, ट्रम्प साहब ने ये कहा है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं और हमारा मानना है कि इंडियन इंडस्ट्री ने अमेरिका को ग्रेट बनाने में बड़ा योगदान दिया है। कल भी अगर आपको याद होगा तो बातचीत हो रही थी कि जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, कल जी के सीईओ साहब आए हुए थे, उन्होंने भी बताया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में इंडियन कंपनीज का बड़ा योगदान है। आज आईबीएम की सीईओ आई हुई थी जिनी रोमेटी मैडम, उन्होंने भी बताया कि इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है आईबीएम को सक्सेसफुल बनाने में। और आईबीएम और जी जैसी कंपनियां खुद आके बोल रही हैं कि उनको पावरफुल बना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वार्तालाप हो रहा है ये गलत हो रहा है, बिकॉज ना ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने या ट्रम्प साहब ने कोई भी ऐसी बात नहीं कही है जिससे कि हम अननेसेसरली चिंता दिखाएं। अभी तक इट इज बिजनेस एज यूजुअल और मेरे हिसाब से अमेरिका और इंडिया का विन विन उसी में ही है कि हम वर्ल्ड के लिए नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए प्लेटफॉर्म्स बनाते रहें। सर, आईटी इंडस्ट्रीज को लेकर काफी कंसर्न जताए जा रहे हैं। आपके हिसाब से 10 मेन रीजन क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड इंडिया बीइंग केपेबल ऑफ कंटिन्यूइंग टू राइड द चेंज इज मोर इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री को कोई फर्क पड़ रहा है। जो ये टेक्नोलॉजी स्पेंड है वर्ल्ड वाइड वो 5% बढ़ रहा है, पिछले साल 2.6% बढ़ा था। और अगर कंजम्पशन बढ़ रहा है और अगर इंडिया इज एबल टू क्रिएट सर्विसेज व्हिच मीट दैट रिक्वायरमेंट, आई डोंट थिंक इंडिया नीड टू वरी एंड आई थिंक दैट इज वेयर इज नैस्कॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तभी मैं कह रहा हूं कि आपने कल भी देखा होगा कि my focus is on skill development, my focus is on leadership development, my focus is on speed and agility, and my focus is on digital transformation. तो आपने सुना मिस्टर सीपी गुरनानी को, जो कि एमडी और सीईओ भी हैं टेक महिंद्रा के। उन्होंने कहा अब इंडियन आईटी का ऑलरेडी एक स्ट्रांग योगदान है यूएस इकोनॉमी में, तो ऐसे में उतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अभी तक इस तरह कुछ स्टेटमेंट्स आए भी नहीं, लेकिन डेफिनेटली एक ओवरहैंग जरूर है। लेकिन आशु, आपका व्यू क्या है अभी, स्पेशली जो बायबैक का बज इस पूरे सेक्टर में क्रिएट हो गया है, उसे आप कैसे देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट रहेगा किस प्राइसिंग पर ये बायबैक आएगा भी या फिर नहीं, लेकिन आप रेट कैसे कर रहे हैं इन शेयर्स को भी? सी, इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस बायबैक, लास्ट वीक भी जब डिम्पी से बात चल रही थी तो मैंने यही बोला था कि आईटी में एक बॉटम बन चुका है और जो भी आईटी के कंसर्न्स हैं, सेपरेटली उसके बारे में बोलता हूँ, आईटी में एक बॉटम बन चुका है। सो आई थिंक चाहे वो बिजनेस के कंसर्न्स हों या वैल्यूएशन के कंसर्न्स हों या अर्निंग के जो पोटेंशियल था उसके कंसर्न्स, आई थिंक वो काफ़ी जो फ्रंट एंड कंपनीज था उनमें प्राइसिंग था, वहाँ से एक अच्छा मूव आ चुका है। तो इस मूव के बाद अभी भी आईटी आउट परफॉर्म करेगा दिखता है। बायबैक का बज सारे सेक्टर पे नहीं आया, वो एक स्टॉक पे आया है, सारे सेक्टर में शायद आपने और हमने और मीडिया ने बना दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि बायबैक का बज कोई बहुत बड़ा बज है और उसी की वजह से हमने देखा कोई बहुत बड़ा रिएक्शन भी नहीं आया और ये पूरे सेक्टर पे नहीं है, एक कंपनी का डिसीजन है। सो नॉट नेसेसरली कि दिस विल स्पिल ओवर टू रेस्ट ऑफ द कंपनीज आल्सो। सो बायबैक इज सेपरेट, बट अदरवाइज ऑन क्रेडेंशियल्स आई फील दैट बॉटम इज मेड। हैविंग सेड दैट,
कंसर्न्स बिल्कुल ऐसा नहीं है कि बेवजह है, कंसर्न है। अगर ट्रम्प ने H1B वीजास के लिए कुछ किया, अगर डायरेक्टली नहीं कहा तो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं या होती रहेंगी जो कहीं ना कहीं इस सेक्टर को इन चेक रखेंगी। सो एक वो जो एक कंफर्ट बाइंग होती है कि आज हम जो कई स्टॉक्स के लिए कह सकते हैं कि लेके बिल्कुल 1 साल 2 साल लॉन्ग टर्म के लिए रख देना चाहिए। आई थिंक यू कैन नॉट बी डोसाइल विद द आईटी पोर्टफोलियो। आपको बीच में इंटरमिटेंट बॉटम्स, इंटरमिटेंट हाइज ये सब मिलेंगे, वॉलेटाइल रहेगा, चॉपी रहेगा और उसी में एक ट्रेडिंग प्ले रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा कोई डाउन एंड आउट वाली चीज नहीं लगती है आईटी सेक्टर में। ठीक है, इस बीच आज कुछ बढ़ने वाले शेयर्स ने, खैर आईटी की बात तो है क्योंकि आईटी की ही इस बायबैक की खबर से ही एक चीज़ तो ज़रूरी है, इन्फोसिस 1000 के ऊपर आ गया। ये अपनी खबरों से तो आया ही नहीं, लेकिन टीसीएस की खबर से, जिसका कॉम्पिटिटर है, उससे ये 1000 के ऊपर आ गया है और आज ये करीब 2.25% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि बस इसमें भी है कि ये भी आईपीओ ला सकता है। मैनेजमेंट ने क्लियर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन बस चाहे आप मीडिया का बोली बात या कुछ भी बोलिए, बस तो ज़रूर है कि ये भी आ सकता है ऊपर। इस बीच एक और शेयर इंडिया सीमेंट, ये करीब 7% ऊपर है, आज 10 रुपये की बढ़त के साथ वापस उसी कैटेगरी पे आ गया है जहां से टूटा था। आशीष, एक बार इसका डेरिवेटिव डाटा देखिए। ये यूजुअली सीमेंट कंपनीज एक्सपायरी के आसपास अच्छी खासी चलने लग गई हैं। ये पिछली बार भी हमने देखा था और इस बार भी दिख रहा है। ये रोल ओवर का आंकड़ा या फिर अभी तक का जो मोमेंटम दिख रहा है कितना स्ट्रांग दिख रहा है, ये एक्सपायरी वाला फैक्टर है या फिर कुछ और नोटिस कर रहे हैं आप इनमें? देखिए, पर्टिकुलरली अगर से इंडिया सीमेंट की बात करें तो ये एक कैचअप रैली है, क्योंकि आप देखेंगे कि लास्ट 6-7 सालों से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक लोअर लोज बना रहा था और अभी कुछ समय से इसने पिकअप शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह का बिल्डअप इस स्टॉक में हुआ है, पर्टिकुलरली मेरा ये मानना है ये स्टॉक 180 के स्तरों को छू सकता है, तो डेफिनेटली ये इसके अंदर स्ट्रेंथ हमें कंटिन्यूस बेसिस पे देखने को मिलेगी। जहाँ तक कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का लिहाज है, मैं समझता हूँ 158 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। शॉर्ट टर्म में 172 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा लंबा होल्ड करने पे 180-185 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। जी, 3 स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं और पिछले आधे घंटे के दौरान ये वॉल्यूम्स एक्यूमुलेट हुए हैं और स्टॉक्स भी डे हाई पर है। एक तो मैक्स वेंचर्स, जो कि फेब मंथ की शुरुआत से ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, आज भी दिन के ऊपरी स्तरों पर है। एक आप देखिए मर्केटर, ये पिछले 3-4 सेशन से करेक्ट हो रहा था, आज वापस पुल बैक मोड में है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, डे हाई पर है। और एक जेएम फाइनेंशियल, यहाँ भी अच्छा खासा मूव है और दिन के ऊपरी स्तर भी देखे जा रहे हैं। इन तीनों में से टेक्निकली सबसे स्ट्रांग आपको कौन सा लग रहा है सुमित, जहां पर पोजीशंस अगले सेशन के लिए भी कैरी की जा सकती हो? इनफैक्ट आशीष, आपके कमेंट्स क्या होंगे, स्पेशली मैक्स वेंचर्स या फिर मर्केटर पर? जी, देखिए मैक्स वेंचर्स का जहाँ तक सवाल है, ये स्टॉक में हमने पहले देखा है कि 68 से एक मूव शुरू हुआ और वहाँ पर पे काफ़ी अच्छा वॉल्यूम पिकअप हुआ था और अब ये जिस टेरिटरी में आ चुका है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 100 के लेवल्स को मैक्स वेंचर्स क्रॉस कर सकता है, तो डेफिनेटली इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। आज का जो लो होगा वो करीब 81 के आसपास का, उसको एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाइए। कम से कम 100 के टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर में मैक्स वेंचर्स में देखने को मिल सकते हैं। आशा, आपको मालूम है कि अब अर्निंग्स से हम इलेक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तक हम अर्निंग्स को नोटिस करते थे, अब इलेक्शन की तरफ हम हैं। अब एक पार्टी के बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि वो तीसरे नंबर पे है, लेकिन 2 फेज के चुनाव होने के बाद आंकड़े ऐसे कह रहे हैं कि शायद हो सकता है पहले नंबर की पार्टी ना बन जाए। आप जेपी एसोसिएट्स को देखिए, ये 8.5% फिर से ऊपर है। मैं ये तो नहीं कहूँगा सीधा कनेक्शन है, लेकिन हाँ, पता नहीं क्यों ऐसा है कि जब भी तीसरे नंबर की पार्टी पहले नंबर की पार्टी बनने लगती है तो ये शेयर चलने लगता है और आज 10% चला। यही शेयर नहीं, इसकी और ग्रुप कंपनीज भी चल रही हैं। आपकी राय चाहिए इस पर। आई थिंक जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आते, एक ये अच्छा ट्रेड है। अगेन इस वक्त में जितने भी स्टॉक्स की हम बात करेंगे, ट्रेडिंग मार्केट और ट्रेडिंग प्ले अवेलेबल है, बट मुझे लगता है कि इस न्यूज़ के साथ साथ कहीं जेपी में डेट रीस्ट्रक्चरिंग का भी कुछ बस चल रहा है। सो आई थिंक दोनों इकट्ठे करके मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म प्ले अवेलेबल है और शायद यहाँ से एक मूव जेपी में मिल सकता है। सो आई थिंक एक स्टॉप लॉस लगा के टिल इलेक्शन रिजल्ट, क्योंकि इलेक्शन की जो आपने न्यूज़ बोली वो तो हेल्प कर ही रही है, सेंटिमेंटल इफेक्ट है, बट साथ में डेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी न्यूज़ है। सो मुझे लगता है बोथ पुट टुगेदर एक ट्रेड इसमें बनता है और एक लॉन्ग पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाया और जिस तरह से ये ऊपर आया 7-8 रुपए से और इस लेवल पे, क्योंकि जो पिछले बार की 12 रुपए की जितने भी बायर्स थे, जो आई थिंक वीकर हैंड्स हैं, वो सब निकल चुके हैं और नया लेन 13 रुपए पे करना शायद जिसने अभी रिसेंटली दोस्त देखे बहुत मुश्किल है। सो मुझे लगता है कि इसमें जो करेजियस मूव है वो इस लेवल पे लॉन्ग जाने की है
विद सम स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न, आई मीन डिसेंट रिटर्न मिल जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल जाना चाहिए। एक हाथी की बात तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन हाथी उड़ेगा, झारखंड चलेगा, ये मोमेंटम झारखंड है। आज जो बात हुई, ये वेंकैया नायडू ने एक नया कंसेप्ट दिया कि हाथी उड़ेगा और झारखंड चलेगा। आज जब समिट हो रही है तो उसमें 4500 से ज़्यादा निवेशक हैं, लेकिन सभी निवेशक झारखंड में निवेश की बात बोल रहे हैं। इस बीच एसएल ग्रुप के CEO और MD झारखंड में 5700 करोड़ रुपए के निवेश की बात वो कर रहे हैं। कंपनी ने माना कि अर्बन डेवलपमेंट और पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे निवेश बढ़ाया जा सकता है। पुनीत गोयनका से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी संवाददाता रश्मि कुमारी ने। पुनीत सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने इससे पहले भी झारखंड में कई दफ़ा कदम रखा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये आपकी फर्स्ट विजिट है, कितनी संभावनाएं देखते हैं आप? अभी हम जो MOU साइन करने वाले हैं इस मोमेंटम झारखंड के आयोजन के तहत लगभग 5700 करोड़ की अपॉर्चुनिटी हमने आइडेंटिफाई की है, जिसको हम अंजाम देंगे। सर, आपको क्या लगता है कि कैसे ये झारखंड इन्वेस्टर्स डेस्टिनेशन बनने जा रहा है? देखिए, इसका श्रेय तो माननीय मुख्यमंत्री को जाता है। उन्होंने ये कदम उठाया कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत झारखंड में इन्वेस्टमेंट किया जाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग जुड़ेंगे झारखंड से और इसको एक बहुत ही अच्छा प्रदेश बनाएंगे। सर, आपकी कंट्रीब्यूशन पहले भी रही है इस राज्य में, आपने सालों पहले शुरुआत की होगी, अब फिलहाल किस तरह से हालात बदले हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखिए, बहुत बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हो रहा है यहाँ पे, और उसी के तहत हम भी चाहते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के तहत, स्मार्ट सिटीज़ के तहत हम भी जुड़ें झारखंड के साथ। सर, आपके ठीक पीछे फ्लाइंग एलिफेंट है, रंगीन उड़ता हाथी है। आपने जब इसे पहली बार देखा तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या बना? बहुत ही क्रिएटिव चीज़ लगी मुझे जब मैंने इसको पहली बार टीवी पे देखा था इसका कैंपेन। मुझे लगा कि डेफिनेटली किसी ने बहुत क्रिएटिवली इसको सोच समझ के बनाया है। और इसके पीछे जो सरकार की सोच है, मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि झारखंड ऊंचाइयों पे पहुंचे, एंड वही सोच इसके पीछे रही होगी। सर, हमारे देश में भी युवा शक्ति काफ़ी है, और अगर हम बात करें झारखंड की तो यहाँ भी युवा शक्ति काफ़ी है। स्टार्टअप्स जो शुरू करने जा रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है? देखिए, स्टार्टअप्स का एक ही काम होता है कि दे हैव टू आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी और उसके तहत मन लगा के काम करें। यंगस्टर्स एक एंटरप्रेन्योर की स्पिरिट से काम किया जाए और डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगी मेरे हिसाब से। सेक्टर है जहां पर अच्छा मूव आज देखा जा रहा है वो है रिटेल स्टॉक्स। वी मार्ट रिटेल, V2 रिटेल और फ्यूचर रिटेल, तीनों में ही स्ट्रांग बाइंग है और दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ज्यादातर शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं। आशु, आपसे एक कमेंट लेना चाहेंगे। एक डी मार्ट का जो अपकमिंग IPO काफी कह सकते हैं डेकेड के बाद 1800 या फिर 2000 करोड़ का IPO इस इंडस्ट्री में आ रहा है, और इस IPO के ट्रिगर ने इन स्टॉक्स में एक खरीदारी का रुझान जो है वो भी क्रिएट किया है। लेकिन क्या यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए किसी भी रिटेल शेयर में, कीपिंग इन माइंड ऐसा माना जा रहा है कि सेकेंड हाफ ऑफ 2017 जो है वो एक टर्न अराउंड का टाइम हो सकता है रिटेल इंडस्ट्री के लिए? देखिए, रिटेल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि इंडिया में है वो है रेंटल्स। आई थिंक रेंटल्स आर टू हाई फॉर एनी बिजनेस टू मटीरियली हेल्प रिटेल सेक्टर। रिटेल सेक्टर में अपने आप में एक बहुत अच्छा दम है, एक बहुत बड़ा स्पेस अवेलेबल है, एंड जिसके अपने ब्रांड्स हैं, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर करेगा इंस्टेड ऑफ जो आउटसोर्स करके या बाकी चीज़ों में। आई थिंक सो इम्पॉर्टेंट इज़ तो इसमें आप जेनरिकली आप नहीं बोल सकते कि रिटेल ओवरऑल बेटर रहेगा। यस, रिटेल बेटर रहेगा, बट जिस तरह की हमें एक अप मूव देखनी चाहिए, मिलनी चाहिए, वो हमें इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह के रेंटल्स जो इन कंपनियों के अफेक्ट करते हैं वो इसको एक लेवल से ऊपर जाने नहीं देते। सो आई थिंक वैल्यूएशन इज द इशू। तो जब भी अगर मार्केट नीचे में होती है तो आई थिंक रिटेल एक सेफ सेक्टर है लेने के, लेकिन जिस तरह से किसी IPO के आने से या सडनली किसी बज में जब ये ऊपर हो जाते हैं तो उस लेवल पे प्रॉफिट बुक करने चाहिए, ना कि होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले एक आध साल 6 महीने के लिए फिर आप उसमें से निकल नहीं पाते हैं। सो आई थिंक दैट इज द प्रॉब्लम विद रिटेल।